जम्मू परिवर्तन न्यूज चैनल पे आपने कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग मां का वीडियो देखा होगा, जिसमें उस बुजुर्ग मां का ये कहना था कि मेरे ऊपर जो है वो दीवार गिर जाने से जो है वो मेरी टांग जो कट गई है। और एक्शन एक उसका नाम जो है बार बार सामने आ रहा था और उन पर काफी सारे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे थे। और वही व्यक्ति इस समय हमारे पास है, हालांकि ये एक्शन नहीं है, आपको बताते चलें ये एक जेई हैं जो कि महकमा बिजली में तैनात हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे उस पूरे मामले के हवाले से कि आखिरकार उस वक्त जो है वो हुआ क्या था। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आधार बडियाल है। बिल्कुल। और मैं कटरा में पोस्टेड हूँ एज ए जूनियर इंजीनियर। तो ये बडियाल साहब हैं जो बिजली विभाग में जेई हैं, और वहीं यहाँ की कारपोरेटर जो लगातार उस परिवार को भी देख रही है, उस गरीब परिवार को, और इनके साथ भी बातचीत करिए ताकि इस पूरे मसले का किसी न किसी तरीके से कोई हल जो है वो निकाला जाए। निधि जी, सबसे पहले आपको भी जम्मू परिवर्तन की तरफ से सैल्यूट है, जो लगातार आप उस गरीब परिवार को भी देख रहे हैं और वहीं इनकी बात को भी सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी तक क्या लगा है आपको इस पूरे मामले में? देखिए, जब पहले मैंने उनको भी सुना था और उनकी सारी बातें सुनी थी और आप सबके सामने भी लाई थी। एज इट इज़ मैंने तभी कहा था कि संडे को हम इनको भी बुलाएंगे और दूसरी पार्टी को भी सुनेंगे। जो एलिगेशंस लगे हैं एक बार आमने सामने बिठाकर मैं पहले ये देखूंगी कि क्या कितना सच है और कितना झूठ है। उस समय में उस गरीब परिवार को देख के लग ही रहा था झूठ क्या ही होता है, कई बार मिसकम्युनिकेट हो जाता है, बात किसी तरीके से करनी हो तो कुछ हो जाता है। सो उसी को देखते हुए कोई ऐसी बात नहीं थी। जब दोनों पार्टीज को बिठाया था मैंने, तो ठीक है, इन्होंने इलाज भी करवाया था और इनके वहाँ पे अमनदीप हॉस्पिटल में 5-6 लाख जो है अप्रोक्स वो खर्चा भी आया हुआ है। पर बात वहाँ पर जो आई आगे की कंपनसेट की, क्योंकि वो एक गरीब परिवार है, उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और एक बेटा है जो कोई जॉब नहीं करता। सो उसको देखकर हमने ये डिसाइड किया कि किस तरीके से उनको कंपनसेट करा जाए जो ये भी कर पाए और उनको भी ठीक लगे। तो वो चीज़ एक होता ही है, फर्स्ट मीट में वैसा नहीं पॉसिबल रहता, 2-3 बार बैठना पड़ता है और कुछ ज़्यादा कम जो भी है जितना है मैं अपने से पूरी कोशिश करूँगी वो भी सेटिस्फाई हो पाए और यहाँ से ये भी जितना दे पाए उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प कर पाए उनकी। बिल्कुल जी। सब क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था उस वक्त, पूरी घटना कैसे क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे तफसील से? एक्चुअली हमने जो अपना घर है वो डिसमेंटलिंग का काम लगाया था और कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा था कॉन्ट्रैक्टर को। तो शाम को 15 जून की बात है, शाम के 5 बजे के करीब मुझे मेरे नेबर्स का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक हादसा हो गया है, किसी लेडी को बहुत ज़्यादा लग गई है। तो इमीडिएटली मैं स्पॉट पे गया तो वहाँ पुलिस देखी, तो पुलिस वालों से पूछा कि ये, उनको बताया कि ये बिल्डिंग मेरे से बिलोंग करती है, तो अब आगे की क्या कार्रवाई है अब वो बताइए। उन्होंने बोला कि आपको इमीडिएटली पहले पेशेंट का जिसको लगी है उसका इलाज कराना चाहिए। तो वहाँ से इमीडिएटली मैं बख्शीनगर हॉस्पिटल गया, जहाँ 2.5 घंटा उनका फर्स्ट एड चला और सभी ने, डॉक्टर्स वगैरह ने मिलके उनको फर्स्ट एड दिया। और जब वहाँ पहुँचा, स्पॉट पे पहुँचा, तो उनकी टांग जो थी वो पट्टी हो रखी थी, बंद हो रखी थी। अच्छा। तो डॉक्टर से मुझे बोला कि इनकी भैया टांग काटनी पड़ेगी। तो मुझे उस वक्त यही लगा कि टांग कटवाना एक सोल्यूशन नहीं है, हमें एक सेकंड चांस लेना चाहिए। अमनदीप हॉस्पिटल के बारे में सुना था काफ़ी, तो मुझे लगा कि इनको इमीडिएटली वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। तो एम्बुलेंस वगैरह अरेंज करवा के, तो घर वालों को मैंने कॉल किया कि आप जो बैग है मेरा कपड़ों का वो ले आए, तो उन्होंने पकड़ाया। तो हम इमीडिएटली वहाँ से निकल गए और रात को 11:30 के करीब हम अमनदीप हॉस्पिटल पहुँच गए थे। तो फिर वहाँ पे आगे उनका इलाज चला, 35 डेज इलाज चला उनका, और जिसमें उन्होंने, अमनदीप हॉस्पिटल ने उनकी पैर बचाया है उनका, और बट टांग जो है वो काटनी पड़ गई क्योंकि वो नहीं लग सकती थी। तो बीच में मैं 2-3 दिन के लिए घर आया था क्योंकि पैसों की शॉर्टेज हो गई थी, पैसों का अरेंजमेंट करना था। सिस्टर से उधार लिए कुछ पैसे, कुछ दोस्तों से उधार लिए पैसे। तो फिर हम 3 दिन के बाद मैं वापस चला गया वहाँ पे, और वहाँ पे उनका जो है ट्रीटमेंट पूरे तरीके से हुआ और वहाँ से हम फिर वापस आ गए। जब हम वापस आए तो आंटी वहाँ पे हॉस्पिटल में भी यही बोलती थी कि बेटा मेरा घर का किराया है जो वो मैं पे नहीं कर पाऊंगी अब, क्योंकि मैं ही सोर्स ऑफ इनकम में ही लाती थी। तो मैंने उनको यही बोला कि आंटी आप घबराओ नहीं, मैं हूँ तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, रेंट आपका जो है वो मैं दूंगा। तो वहाँ से आने के बाद पहले तो उनकी दवाइयाँ जो थी वो ला के दी, उसके 2-4 दिन के बाद उनको रेंट दिया, प्लस 1000 रुपया दिया जो पट्टी वाला, क्योंकि मैं कटरा में पोस्टेड हूँ। अल्टरनेट डेज पे उनकी ड्रेसिंग होती है, वो पट्टी करने के लिए घर में आते हैं वो, और वो पर पट्टी का 300 रुपीज़ लेते हैं और टिल डेट वो चल रही है अल्टरनेट डेज पे।
उनको पे किया और इनको कैश दिया कि आप 1000 रुपया जो है वो उनको दे देना, तो वो आपकी पट्टी चलती रहेगी। तो खैर पट्टी चलती रही और वो भी ठीक थे। मेरे घर वाले भी उनका पता लेने जब गए तो उनको भी उन्होंने यही बोला कि ये है तो मैं बच गई, शायद मैं बच ही ना पाती, क्योंकि इंजरी बहुत हाई हुई थी, उनको ज़्यादा लगी थी। तो उसके बाद मैंने वही रेंट दिया, उसके बाद उनका राशन डाला, 2500 रुपये का राशन आया था, वो राशन भी वही डाला था जो हम यूज़ करते हैं। तो सब ठीक चल रहा था। बीच में उन्होंने ये डिमांड की कि हमें घर बना के दे दीजिए आप। तो जब ये घर वाली बात आई तो वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भैया 1.5 महीने के अंदर मेरा ऑलरेडी हमने 7 लाख रुपया खर्चा उधार लिया है, ये भी उधार चुकाने में अभी 2 साल मुझे लगेंगे। तो घर की डिमांड आई तो शायद उस वजह से थोड़ा सा मैं स्टेप बैक हुआ। इसमें मैं नहीं कहता कि मैं स्टेप बैक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए मैंने पूरी जद्दोजहद की कि इनका डॉक्टर अब्दुल गनी के पास अपॉइंटमेंट रखा था, जिसके इलाज के लिए जाने के लिए इन्होंने वो भी मना कर दिया कि कहते हम नहीं जाएंगे। फिर लेटर ऑन 1-2 दिन पहले निधि मैम ने उनकी बेटी के फ़ोन से मुझे कॉल किया और बताया उन्होंने कि ये एलिगेशंस आप पे लग रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप जहाँ बुलाएंगे हम आ जाएंगे। तो संडे का टाइम फिक्स हुआ था, 1 बजे इन्होंने बोला था आप आ जाना। तो हम भी आए, वो भी आए, उन्होंने भी अपने बातें रखी, हमने भी अपनी बातें रखी और नेटशेल लास्ट में उन्होंने ये डिमांड किया कि अब आप एज ए कंपनसेशन हमें 15 लाख रुपए दे दीजिए। तो ऐसा है कि मेरी 55,000 सैलरी मेरे अकाउंट में आती है, तो 15 लाख रुपया दे पाना, क्या सोच पाना भी मेरे लिए अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी जो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने उनको, मैम को भी यही बोला, मैम ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी काउंसलिंग की, खैर हमें भी बताया। तो मैंने मैम को यही बोला कि मैं इनका जो है रेंट का खर्चा उठा सकता हूँ और जो ग्रोसरीज हैं, राशन का खर्चा मैं पेयर कर सकता हूँ जब तक आंटी हैं और जब तक मैं हूँ। अभी आप राशन वगैरह उन्हें दे रहे हैं वहाँ पे? 1 महीना हुआ है, 1 महीने का राशन दिया हुआ है। उसके बाद बात ही अब बंद हो गई है, क्योंकि जैसी उन्होंने डिमांड की है वो मैं फुलफिल नहीं कर सकता हूँ। और अब एलिगेशन का दौर भी आ गया, जैसे उन्होंने एलिगेशंस लगाई कि इसने कुछ किया ही नहीं। आंटी ने भी ये बोला कि ये मुझे छोड़ के भाग गया था वहाँ से। ये भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उनके लेकर ये पड़े हैं सर, ये हैं बिल्स हैं, ये इतने सारे बिल्स हैं अमनदीप हॉस्पिटल के, सारे बिल्स हैं जो मैंने लिए हैं। तो बिल लाना कोई गलत बात है तो वो भी बता दीजिए आप, है ना। ये इस पे भी करिए, ये अकाउंट थ्रू अकाउंट पेमेंट हुई है। तो ये वो जई साहब हैं जिन पर एक बुजुर्ग माँ व उनके परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा था। हालांकि यहाँ के जो कारपोरेटर हैं व एडवोकेट निधि जी लगातार इस मामले को लेकर बात करी। निधि जी, यहाँ पर 15 लाख की बात भी अब सामने आ रही है, हालांकि उस दिन वहाँ पर आप भी थे पहले जब हमने खबर करी, और अब ये कह रहे हैं कि 15 लाख की डिमांड उस परिवार द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, कल मेरे ही ऑफिस में बैठकर इनकी मीटिंग थी 1 बजे, तो वहीं पे दोनों पार्टीज आई थी, जैसे मैंने पहले भी बताया। और जो वहाँ एलिगेशंस लगाए थे उसको भी मिटाने की मैंने पूरी कोशिश करी, क्योंकि एलिगेशन से क्या होता है कि दोनों पार्टीज का नुकसान होता है। एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाना, यहाँ मदद की बात आ रही है, यहाँ एक गरीब परिवार की बात आ रही है जिनके घर में सोर्स ऑफ इनकम तक खत्म हो गया है। और मेरा जो रहता है बीइंग अ काउंसलर, दोनों पार्टीज को सेटिस्फाई करके उन दोनों को ही ठीक करना। ये नहीं है कि एक के ऊपर, क्योंकि मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, देने वाले ये लोग हैं और लेने वाले वो हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वो गरीब है, जो उनकी तरफ से मुझे देखना चाहिए। एक गरीब परिवार है, सोर्स ऑफ इनकम उनका बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, यहाँ से भी मैं ये डिनाई नहीं कर सकती कि अभी तक इन्होंने इलाज नहीं करवाया या कुछ नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन्होंने इलाज बिल्कुल उनका करवाया है, अमनदीप हॉस्पिटल में ही उनका हुआ है। और अप्रॉक्स 5-6 लाख जो है वो इनका अभी तक लग चुका है, अराउंड, ज़्यादा कम लगा होगा पर इतना ये पैसा जो है वो लगाया है इन्होंने। और लास्ट मंथ तक उनके घर का जो रेंट है वो भी इन्होंने पे किया था। जो एलिगेशंस पे अभी मैं बात कर रही हूँ जो लगे थे, तो कुछ सही थे, कुछ झूठ थे, 90 झूठ था, झूठ भी नहीं कह सकते, अराउंड एक बात जो था वो गलत मतलब हो चुकी थी। पर उनको जो दिक्कत आ रही थी वो ये था, ठीक है इलाज तक तो हो गया हमारा, वहाँ पर भी हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला, ठीक है, पर अब बात आती है कंपनसेट की कि हमारा आगे गुजारा जो है वो कैसा चलेगा। अब उस आंटी की टांग भी नहीं रही, लड़कियाँ हैं, उनकी शादी हो गई, अब वो अपने अपने घर में चली जाएगी, एक बेटा है वो कोई काम नहीं करता, फर्दर आगे हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करवाऊँगी, जो गवर्नमेंट से होगा वो भी करेंगे और जो इनसे हो पाएगा इनसे भी हम कंपनसेट करवाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे कि अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा, मैं ये नहीं, हाँ
हो जाता है। कल जब बात हुई तो कई बार इन्होंने भी ऐसे बोल दिया, हाँ भाई अब आपने जो करना आप कर लीजिए, अब नहीं होगा। वो एक मुद्दे की बात है, ऐसा नहीं है। 1-2 बार इनके साथ हम दोबारा मीट करेंगे, उनके साथ भी करूंगी, अगर तो पॉसिबल हो पाया तो जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये दूसरा पक्ष भी हमने आप लोगों तक रखा है, लेकिन जिम्मेदारियों की बात करें तो निधि जी पर ये एक बहुत बड़ी दोनों पार्टीज की जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर वो गरीब परिवार को भी इनके द्वारा देखना है और वहीं इस परिवार को भी जो है वो देखना होगा। और अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से ये इस विवाद को जो है वो खत्म करेंगे। फिलहाल आप जनता अपनी राय इस पर जो है वो जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।